तिष्य तिस्सा के अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध परिषद बुलाई थी। देखिए यहाँ पे कि जैसे कि बताया गया है कि 521 यानी कि ईस्वीसन पूर्व 551 में पाटलिपुत्र में जो मोगलीपुत्र अर्थात तिष्य जिसे तिस्सा कहा गया है, तो तिस्सा के अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध परिषद बुलाई थी। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म में आए मतांतरों को दूर करके धार्मिक एकता स्थापित करना था। अर्थात इस परिषद का जो मुख्य उद्देश्य था, तो बौद्ध धर्म जो था उनमें विविध मतांतर हो रहे थे, यानी लोगों के मतों में अलग अलग तरीके से परिवर्तन हो रहा था, जिसके कारण इस परिषद को बुलाया गया। ये जो मतांतर थे या भेद था, तो ये दूर करने के लिए धार्मिक एकता स्थापित करना था। इसी प्रकार अशोक ने भारत के कश्मीर, गांधार, चोल, पांड्य और केरल राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। देखिए सम्राट अशोक ने भारत के कौन कौन से राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, तो कश्मीर, गांधार, चोल, पांड्य और केरल राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार उनके द्वारा किया गया था। सम्राट अशोक ने ब्रह्मदेश, म्यांमार, सीलोन, श्रीलंका, सीरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया इत्यादि देशों में धर्म प्रचार के लिए धर्म प्रचारक मंडल भेजा था। यानी कि उन्होंने खुद से ही प्रचार का कार्य नहीं किया, तो बल्कि उन्होंने अपना जो धर्म प्रचारक मंडल था, तो राज्य अपने भारत में जितने राज्य हैं उन राज्यों में ही नहीं, तो बाहरी देशों में भी, जैसे कि ब्रह्मदेश हुआ, सीलोन हुआ, सीरिया हुआ, इजिप्ट हुआ, मैसेडोनिया हुआ, तो इत्यादि देशों में भी उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक मंडल भेजा था और बौद्ध धर्म का उन्होंने बाहरी देशों में भी प्रचार किया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा, देखिए यहाँ पे अशोक को एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सीलोन भेजा। इन दोनों को भी उन्होंने खाली अपना धर्म प्रचारक मंडल या खुद ही बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया, बल्कि उनके जो पुत्र और पुत्री थे उनको भी उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पे भेजा, तो सीलोन भेजा था। इस प्रकार अशोक ने अपने शासन के समय बौद्ध धर्म को राज्य में आश्रय दिया। यानी इस प्रकार कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रमाण में या बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार सभी जगह पर किया। और इतना ही नहीं, अपने राज्य में भी बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और उस बौद्ध धर्म को अपने राज्य में उन्होंने आश्रय दिया। अशोक ने धर्म प्रचार के उपरांत प्रजा के कल्याण का कार्य भी किया था। इतना ही नहीं कि उन्होंने सम्राट अशोक ने खाली बौद्ध धर्म का प्रचार ही नहीं किया, तो प्रजा के कल्याण का कार्य भी उन्होंने किया था। अशोक ने मानव और पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध किया था। अर्थात चिकित्सा यानी कि आरोग्य संबंधी कोई भी अगर किसी को समस्या हो तो उसका निराकरण करने के लिए भी उन्होंने चिकित्सा का प्रबंध किया था। कुएं खुदवाए थे, अर्थात पानी के कुछ समस्या दूर करने के लिए उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए कुएं भी खुदवाए, वृक्ष लगवाए, रास्ते और विश्राम गृह भी बनवाए। यानी कि जो रास्ते सही तरीके से बने नहीं थे उस रास्तों को भी उन्होंने बनवाया ताकि प्रजा को तकलीफ न हो। और इतना ही नहीं, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो और किसी को रहने के लिए ठिकाना नहीं है तो उनके लिए विश्राम गृह भी बनवाए गए थे। देखिए, और सम्राट अशोक ने खाली धर्म प्रचार का कार्य नहीं किया या अपना जो राज्य था उस राज्य को या अपने विभाग को उन्होंने बढ़ाने का ही काम नहीं किया, तो बल्कि उन्होंने जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया वो देश के कई राज्यों में तो किया ही किया, उसके साथ साथ उन्होंने विविध देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसके लिए उन्होंने धर्म प्रचारक मंडल भी भेजा, खुद भी प्रचार किया। और इतना ही नहीं, तो अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सीलोन भेजा। यानी कि पूरी तरह से सभी को बता के उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। फिर इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म का प्रचार ही नहीं, तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्य किए, जिसमें मानव और पशुओं का चिकित्सा का प्रबंध है। जैसे मैंने आपको बताया कि आरोग्य संबंधी कोई भी अगर समस्या हो तो उसका निराकरण करने के लिए भी उन्होंने चिकित्सा का प्रबंध किया। पानी की समस्या न हो इसके लिए कुएं खुदवाए, वृक्ष लगवाए, रास्ते में आने जाने के लिए प्रजा को तकलीफ न हो तो रास्ते बनाए, विश्राम गृह भी उन्होंने बनवाए थे। अशोक के गुणों और कार्यों के कारण वह इतिहास में महान राजा के रूप में स्थान रखता है। अर्थात अशोक में
सम्राट अशोक में इतने अच्छे गुण थे और उनके कार्य भी इतने बेहतरीन थे कि वह इतिहास में महान राजा के रूप में माने जाते हैं। ईस्वी सन पूर्व 232 में सम्राट अशोक की मृत्यु हुई थी। उन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया। देखिए, ईस्वी सन पूर्व 232 में सम्राट अशोक की मृत्यु हुई थी। सवाल आ सकता है या प्रश्न पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो ईस्वी सन पूर्व 232 में। उन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया, यानी लगभग उन्होंने 36 वर्ष तक शासन वो करते रहे। आगे देखते हैं, मौर्य युग का प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। हमने पहले देखा है भाग 1 के अंतर्गत कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। उसका विस्तार सम्राट अशोक ने किया। उन्होंने यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य का निर्माण तो किया, लेकिन उसका विस्तार करने का सही में श्रेय किसे जाता है? तो सम्राट अशोक को। चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री और प्रखर राजनीतिज्ञ विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य द्वारा विशाल मौर्य साम्राज्य को अलग अलग विभागों में बांटकर उसके सुव्यवस्थित प्रशासन का आयोजन किया गया था। इस समय प्रशासनिक व्यवस्था के 3 विभाग या अंग थे। यानी कि देखिए, जो उनके मुख्यमंत्री थे, जो जिन्हें प्रखर राजनीतिज्ञ कहा गया है, किसे? तो विष्णुगुप्त चाणक्य अर्थात कौटिल्य को उनके द्वारा विशाल मौर्य साम्राज्य को अलग अलग विभागों में बांटा गया। क्यों? तो वहाँ पे सुव्यवस्थित प्रशासन का आयोजन किया जाए, इसके लिए। इस समय प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख मुख्यतः 3 विभाग थे या 3 अंग थे। अब वो 3 अंग कौन कौन से थे और वहाँ पे किस प्रकार का प्रशासन आयोजन था, इसके बारे में आगे देखते हैं। युग की प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार थी। वो प्रमुख विभाग ये थे। एक था केंद्रीय, ब था प्रांतीय और क था प्रादेशिक स्थानीय। केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। अब केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था सम्राट अर्थात राजा शासन व्यवस्था में केंद्र स्थान में था। यानी कि केंद्र प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसके केंद्र स्थान में किसे रखा गया था? तो खुद सम्राट को अर्थात राजा को। वह साम्राज्य की प्रशासनिक, सैनिक और न्याय तंत्र के प्रमुख होते थे। वो किस घटकों के प्रमुख होते थे? तो प्रशासनिक, सैनिक और न्याय तंत्र के प्रमुख कौन होते थे? तो खुद सम्राट अर्थात राजा होते थे। उनका पद वंशानुगत था। वंशानुगत अर्थात पहले राजा का पुत्र अगर केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र बनता था, फिर राजा का जो पुत्र रहता था वो, और फिर उसका पुत्र, इस प्रकार से। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के प्रदेश सम्राट के सीधे नियंत्रण में होते थे। तो देखिए, जो पाटलिपुत्र था और उसके आसपास का जितना भी प्रदेश था वो सीधे ही सम्राट के नियंत्रण में होते थे। वे मंत्री और उच्च अधिकारियों की सहायता से शासन करते थे। वो किसकी सहायता से शासन करते थे? तो मंत्रियों और उच्च अधिकारियों की सहायता से वो वहाँ का जो भी कार्यभार रहता था वो संभालते थे। चाणक्य, कौटिल्य ने कुल 18 विभाग बताए, जिसमें से मुख्य विभाग को और उनके बड़े अधिकारी निम्नानुसार हैं। यानी कि देखिए, चाणक्य द्वारा कुल कितने विभाग बनाए गए थे? तो 18 विभाग, और जिसके मुख्य विभागों के और उनके बड़े कुछ अधिकारियों के बारे में जानकारी नीचे एक तख्ता दिया हुआ है। उस तख्ते में हमें दिखाई दे रहा है कि पहला बताया कृषि विभाग। पहला विभाग जो था कृषि विभाग, और उसका अधिकारी जो प्रमुख व्यक्ति रहता था वो था सीताध्यक्ष। दूसरा है सैनिक विभाग, जिसका प्रमुख अधिकारी रहता था सेनानी। तीसरा है न्याय विभाग, प्रदेशत्री, मुख्य न्यायाधीश। व्यापार विभाग, पन्याध्यक्ष। 5 है अभिलेख विभाग, अक्षपटल, उसके जो अधिकारी रहते थे या प्रमुख रहते थे वो महाअक्षपटल रहते थे। और 6वां था मुद्रा, पासपोर्ट विभाग। तो इसके जो प्रमुख व्यक्ति या अधिकारी रहते थे वो मुद्रा अध्यक्ष थे। इस प्रकार से उनके 18 विभाग थे, और 18 विभागों में से कुछ उन्होंने 6 लोगों की जानकारी यहाँ पर दी है कि किसे क्या कहा जा सकता था या कौन सा विभाग कौन सा अधिकारी संभालता था। तो ऐसे 18 विभाग भी थे, और 18 विभागों के भी बड़े अधिकारी थे जिनके द्वारा इन विभागों की देखरेख होती थी। अब दूसरा जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो थी प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था। विशाल मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाने के लिए 5 विभागों में बांटा गया था। अब देखिए, जैसे कि कौटिल्य द्वारा बताया गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी तरीके से हो, इसके लिए कुल मिलाकर 18 विभागों में बांटा गया था। उसमें से 6 तो हमने
जो देखे हैं वो कौन से थे, तो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत थे। फिर प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भी विशाल मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था सरल तरीके से चल सके, इसके लिए उसे भी 5 विभागों में बांटा गया था। अब वो 5 विभाग कौन कौन से थे? तो प्रांत मंडल विभाग के प्रमुख रूप में राज्यपाल राष्ट्रीय थे, अर्थात जो प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के जो प्रमुख थे या मंडल विभाग के प्रमुख जो थे उन्हें राज्यपाल या राष्ट्रीय मतलब राज्यपाल थे। इस पद पर प्राय राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। पहला जो केंद्रीय प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था थे उसमें मुख्य कौन व्यक्ति रहते थे, तो खुद सम्राट अर्थात राजा रहते थे। और ये जो दूसरा प्रांतीय प्रशासनिक विभाग था या व्यवस्था थी, इसमें 5 विभाग थे और उसमें इसका जो प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था का जो प्रमुख व्यक्ति रहता था वो मुख्यतः कौन रहता था, तो राजकुमार। राज्यपाल का मुख्य कार्य प्रांत के शांति व्यवस्था बनाए रखने, कर इकट्ठा करना, राजा के आदेश का पालन करवाना तथा प्रांत में घटित किसी प्रकार की घटना को सम्राट केंद्र को बताना था। अर्थात देखिए ये जो प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी इसके जो कार्य थे, राज्यपाल का जो मुख्य कार्य था तो उसमें सबसे पहले था शांति व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि सभी प्रांत में शांतता बनाए रखना। फिर दूसरा था कर इकट्ठा करना, यानी कि जो भी कर वसूली होती है, महसूल वसूली होती है उसको एकत्रित करना। फिर तीसरा था राजा के आदेश का पालन करवाना, यानी कि राजा द्वारा अगर कोई भी नियम बनवाया गया हो तो उसका पालन करवाना। तथा प्रांत में घटित किसी प्रकार की घटना को सम्राट यानी कि जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी और जिसके केंद्र थे सम्राट उनको बताना, यानी कि कोई भी अगर किसी भी प्रांत में कोई भी एक आध ऐसी घटना होती थी तो उस घटना को सम्राट को बता देना। ये सब प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख कार्य थे। अब क है प्रादेशिक अर्थात स्थानीय प्रशासनिक तंत्र। अब तीसरा जो था प्रादेशिक अर्थात स्थानीय प्रशासनिक तंत्र, तो प्रशासनिक सरलता के लिए किसी भी प्रांत को आहार, जिला, स्थानीय और आहार को प्रदेश, संग्रह, तहसील में बांटा गया था। अर्थात प्रशासनिक सरलता के लिए यानी कि अच्छे से सही तरीके से व्यवस्थापन हो, इसी के लिए इस प्रांतों को भी 2 हिस्सों में बांटा गया था, 2 प्रदेशों में, एक जिला स्थानीय और दूसरा तहसील स्थानीय यानी कि संग्रह तहसील में बांटा गया था। आहार का अधिकारी राजोग यानी आहारपति, जो जिसके पास ये कार्यभार रहता था वो आहारपति स्थानीय, और प्रदेश का अधिकारी प्रादेशिक गोप कहा जाता था। अर्थात जो आहार का अधिकारी रहता था उसे क्या कहा जाता था, राजोग आहारपति, और प्रदेश का जो अधिकारी रहता था प्रादेशिक तो उसे गोप कहा जाता था। प्रशासनिक तंत्र का छोटी से छोटी इकाई ग्राम होता था, यानी कि प्रशासनिक जो तंत्र था और इसकी छोटी से छोटी इकाई जो थी वो इकाई कौन सी थी, तो ग्राम। इसका बड़ा ग्रामीण कहा जाता था, यानी कि छोटा सा जो कस्बे की तरह होता था वो ग्राम होता था और उससे थोड़ा सा बड़ा तो वो ग्रामीण कहा जाता था। गांव में चुने गए लोगों की समिति की सहायता से ग्रामीण ग्राम में शासन करते थे, यानी कि गांव के द्वारा जैसे अभी मतदान किया जाता है वैसे ही छोटे छोटे गांव में कुछ लोगों का चुनाव किया जाता था। उस चुने गए लोगों की समिति की सहायता से ही ग्रामीण और ग्राम में शासन करते थे। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य वंश का पतन, यानी कि किस प्रकार से सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे और मौर्य वंश का पतन किस प्रकार हुआ। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के बारे में ब्राह्मण, जैन और बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग जानकारियाँ मिलती है। अर्थात एक ही प्रकार की जानकारी हमें सभी जगह पे नहीं मिलती है। अर्थात ब्राह्मणों के, जैनों के या बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग जानकारी मिलती है। पुराणों में दी गई जानकारी अनुसार मौर्य वंश के कुल 9 या 10 राजाओं ने मिलकर 137 वर्ष तक शासन किया था। देखिए कितनी बड़ी कारकिर्द है कि पुराणों में जो जानकारी मिलती है उनके अनुसार मौर्य वंश के कुल कितने 9 या 10 राजाओं ने मिलकर कुल मिला के 137 वर्ष तक शासन किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के कमजोर शासन का लाभ लेकर उनके सेनापति बृहद्रथ के कमजोर शासन यानी कि जो अंतिम शासक थे मौर्य वंश के तो वो थे बृहद्रथ,
वो कैसे कशा उनका शासन कैसा था, तो कमज़ोर था, और इसी का लाभ लेकर उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने सैनिक का निरीक्षण करने हेतु बुलाकर उनकी हत्या कर दी। यानी कि भाई सैनिक का निरीक्षण करना है, इस हेतु से उन्होंने बुलाया। किसने? सेनापति ने। सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग, और फिर उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार ईस्वी पूर्व 185 में पुष्यमित्र शुंग ने मगध की सत्ता पर शुंग वंश की स्थापना करके मौर्य वंश को समाप्त कर दिया था। यानी कि देखिए, जो उनके आखिरी शासक थे बृहद्रथ, इनका शासन जो था वो शासन एकदम कमज़ोर रहा, और इसी का लाभ उठाकर उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, तो उन्होंने सैनिक का निरीक्षण करना है, इस बहाने से उनको बुलाया और उनकी हत्या कर दी। फिर इस प्रकार ईस्वी पूर्व 185 में पुष्यमित्र शुंग ने मगध की सत्ता पर शुंग वंश की स्थापना करके मौर्य वंश को समाप्त कर दिया था। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।